छात्रों और छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड का पेपर आपका नज़दीक है, तो इसलिए आपके भौतिक विज्ञान की आज सीरीज लेकर हम आएंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरी किताब हम डिस्कस करेंगे, जो कि 1 महीने के अंदर। तो आप सभी छात्र और छात्राओं अपनी कॉपी और पेन उठाकर शुरू करिए और जैसा कि हम बताते जाएं उसे समझते जाइएगा, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट ये है प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि प्रकाश होता क्या है। ओके, चलिए। हाँ, चलिए देखते हैं प्रकाश के बारे में। तो पहले डिफिनेशन इसकी समझ लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा आपकी ये है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो जैसा कि विद्यार्थी आप जानते हैं कि प्रकाश के बिना हम कुछ देख नहीं पाएंगे, ठीक है। जब किसी वस्तु को हमें देखना होता है तब अगर यदि प्रकाश उसमें पड़ रहा तो हम वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। जैसे आप रात में देखते हैं, रात में अगर प्रकाश होता नहीं तो हमें कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। यदि जब सुबह होता है, सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो जानेंगे इसी के बारे में। तो जैसा कि देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता करती है, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखेंगे प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत की बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, एक मिनट। हाँ, तो प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे देखेंगे प्रकाश 2 प्रकार का, इन्हें प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीप्त। क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो जानेंगे पहले दीप्त और अदीप्त के बारे में, दोनों जानकारी कर लेते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत वो स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग समझते चलेंगे इसकी। पहले देखेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत। एक मिनट, कलर आपका कम सही है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। ब्लैक अच्छे से दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। दीप्त प्रकाश स्रोत। चलिए, जैसा कि हम बता दिए हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत वहाँ स्रोत होते हैं जो
स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जैसे में हमारा दीपक हो गया, दीपक भी प्रकाश को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और सूर्य हो गया, आदि, ये सारे हमारे स्रोत हैं प्रकाश के। ठीक है, ये प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत की। किसकी बात करेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत की। तो पहले अदीप्त प्रकाश स्रोत की बात कर लेते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत वो स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि जो हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं उनके माध्यम से वो प्रकाशमान होकर हमें प्रकाश देते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की थोड़ा बात कर लीजिएगा। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत वहाँ स्रोत होते हैं, वहाँ स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाशमान होते हैं। और हमें प्रकाश देते हैं। जैसा कि चंद्रमा हो गया। अब बात यह है कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो हम आपको बता दें कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही परावर्तित होकर हमें प्रकाश देता है। जैसा कि देखेंगे थोड़ा सा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सूर्य है और यहाँ पर आपकी पृथ्वी है और यहाँ आपका चंद्रमा है। ठीक है, तो जब रात को मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं? यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से आपको डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश तो मिल नहीं सकता है। तो क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश चारों तरफ बिखर जाता है, कैसे चारों तरफ बिखरा होता है, तो यहाँ से टकरा कर चांद से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आता है? हमारे पास। और फिर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा कि चंद्रमा से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। आगे देखेंगे, जैसा कि कहाँ से जानते हो, जो आप शीशा देखते हो प्रतिदिन, कांच हो गया, जैसा कांच से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचता है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता लगता है कि कांच यानी कांच स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है, वो किसी से रिफ्लेक्ट करके प्रकाश हमें देता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। हम अगले सेक्शन में चलेंगे जो कि प्रकाश के स्रोत है, प्रकाश के गुण। तो जानेंगे प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रकाश को हम अगर किसी माध्यम में चलाएंगे तो कैसे चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। कैसे चलेगा? सीधी रेखा में, ना कि वो ऐसा ऐसा चलेगा। ठीक है, आप भी कभी कभी जैसे टॉर्च वगैरह जलाते हैं, है ना, रेजर लाइट वगैरह हो गया, मान लीजिए ये रेजर लाइट है। अब यहाँ से प्रकाश क्या हुआ? चल पड़ा। देखिए, यहाँ से प्रकाश जब चलेगा तो क्या होगा? सीधी रेखा में जाएगा, ना कि वो ऐसे चलते हुए। ठीक है, तो हम इससे ये पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो देखेंगे
प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखेंगे, अगर प्रकाश को अपने रास्ते पे गमन करना है या चलना है तो किसी माध्यम पर वो डिपेंड नहीं करता है, वो हवा में चल सकता है ना। तो देखेंगे, एक पॉइंट हमारा ये है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी चल सकता है, गमन कर सकता है। आपके 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश चलता कैसे है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये 3 पॉइंट हो गए आपके। और हम ध्यान से थोड़ा देखेंगे कि जब प्रकाश चलता तो उसकी स्पीड भी होती होगी, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ इस संसार में अगर वो चल रही है, अपने जगह से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो उसकी कोई स्पीड होगी, है ना। तो देखते हैं प्रकाश की स्पीड क्या है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। अच्छा, देखिए, ये हवा की बात हो रही। किसकी बात हो रही? हवा की। यानी निर्वात में जहाँ पर हवा होती है वहाँ पर प्रकाश कितनी स्पीड से चलता है? यानी 3×10⁸। इसका मतलब समझ लेते हैं पहले, इसका मतलब है क्या। यानी 3 बनाएंगे और जहाँ पर 10⁸ लिखा है, क्या लिखा है? 10⁸। तो हम क्या करेंगे, हम 8 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 8 0। ठीक है, मीटर। इतने मीटर 1 सेकंड में हमारा प्रकाश हवा में चल सकता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, पानी की बात करेंगे या किसी अन्य माध्यम की बात करेंगे, तो उसकी चाल अलग होगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये केवल हवा की बात हुई है। चलते हैं आगे, देखते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी माध्यम में चल सकता है। तो देखते हैं, प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार कर सकता है। आपका छठा पॉइंट ये है कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात हो गई। यानी प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार कर सकता है, ठीक है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर सकता है। तो अब क्वेश्चन आपका ये होगा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि चलो ठीक है, आपने बता दिया कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चल सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम में नहीं चल सकता। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि पारदर्शी और अपारदर्शी ये दोनों माध्यम होते क्या है। तो हम आपको बता दें, पारदर्शी का मतलब ये है जहां से प्रकाश यानी पार हो सके, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया। आप जानते हैं कि जैसे पानी में या कांच में हम अगर लाइट चलाएंगे, है ना, लाइट चलाएंगे उसमें या जलाएंगे तो क्या होता है कि एक पार से दूसरे पार जा सकती है, ठीक है। और बात रही दूसरी अपारदर्शी की। अपारदर्शी में क्या होता है कि वह माध्यम जहां प्रकाश एक पार से दूसरे पार न जा सके, है ना, उसे कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। बात समझ में आ गई। जैसे लोहा हो गया, क्या हो गया? लोहा हो गया। और लकड़ी हो गया, क्या हो गया? लकड़ी। ठीक है। इन अगर मान लीजिए आप लोहे की दीवार है या लकड़ी की दीवार है, तो अगर इधर से आप प्रकाश चलाए गए तो क्या वो आज आर पार हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए उस माध्यम को हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। अपारदर्शी माध्यम तो आपको हम बता दिए हैं कि पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जहां से प्रकाश गुजर सकता है यानी पार हो सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो रोक कर। आगे चलेंगे, प्रकाशिक माध्यम। अब देखो वही बात आ गई, प्रकाशिक माध्यम। तो पहले समझ लेते प्रकाशिक माध्यम होते कितने प्रकार के हैं, है ना। तो देखते हैं, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हो गया हमारा पारदर्शी। क्या हो गया? पारदर्शी। दूसरा हो गया, या तो हम इसको बोल देते हैं पारभाषक। क्या बोल सकते हैं? पारभाषक। पारभाषक, एक मिनट। दूसरा होता है पारभाषक। पारभाषक। तीसरा होता है अपारभाषक। तो चलो इनको तीनों को आप समझ लेते हैं। पहला होता है हमारा पारभाषक, दूसरा होता है पारभाषक और तीसरा होता है अपारभाषक, ठीक है। तो पारभाषक वह माध्यम कहलाता है जहां से प्रकाश का ज्यादा से ज्यादा भाग गुजर सके, उसे कहते हैं पारभाषक। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, पारभाषक। पारभाषक। तो देखेंगे वह माध्यम जहां से या जहां प्रकाश का अधिकांश भाग यानी ज्यादा से ज्यादा भाग, अधिकांश भाग गुजर सके क्या कहलाता है? पारभाषक कहलाता है। जैसा कि एक उदाहरण लेकर चलेंगे हम। जैसा मान लो कांच हो गया। क्या हो गया? कांच से प्रकाश का ज्यादा से ज्यादा भाग गुजर सकता है, ठीक है। इसीलिए वो किस श्रेणी में आता है? पारभाषक की श्रेणी में, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं पारभाषक। क्या कहते हैं? पारभाषक। तो देखेंगे पारभाषक ये क्या होता है, ठीक है। वह माध्यम जहां प्रकाश का कुछ भाग, कैसा? प्रकाश का कुछ भाग गुजर सकता है।
क्या कहलाता है? पारभाषक माध्यम कहलाता है। जैसा कि गंदा पानी होता है, क्या होता है? गंदा पानी। अब देखिए सफा के उन्हें सफा पानी, शुद्ध पानी और गंदा पानी की तुलना में देखते हैं कि जैसे आप मान लो शुद्ध पानी है तो उसका ज़्यादा, उसमें ज़्यादा प्रकाश इधर से उधर पार कर सकता है, लेकिन अगर गंदा पानी है तो उसमें कुछ मिट्टी के कण हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, जो कि प्रकाश को आर पार होने में थोड़ा रोकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि गंदा पानी होता है उसमें से प्रकाश ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, मान लीजिए किसी कोई सफा सुथरा कांच है ना, अगर उसमें से प्रकाश अगर डालेंगे तो क्या होता है, प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा भाग इधर से उधर गुजर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास उसी कांच को घिस दे, मान लीजिए किसी सामान से, मान लीजिए घिसा हुआ कांच हो गया, क्या हो गया? घिसा हुआ कांच। ठीक है, घिसा हुआ कांच क्या होता है कि जो खुरदुरा हो जाता है, जब खुरदुरा हो जाता है उसमें से प्रकाश एक पार से दूसरे पार जल्दी अच्छे से गुजर नहीं सकता है, उसे कहते हैं, वो किस श्रेणी में आता है? पारभाषक की श्रेणी में आता है। और आपका तीसरा पॉइंट ये है अपारदर्शक। क्या होता है? अपारभाषक। चलिए इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वह माध्यम जहां प्रकाश का कोई भाग न गुजर सके। ठीक है, जैसा कि प्लास्टिक हो गया, है ना, अगर कुछ कुछ प्लास्टिक होती हैं जो पतली होती हैं तो उसमें से ज़्यादा क्या होता है कि प्रकाश का थोड़ा थोड़ा भाग गुजर सकता है, लेकिन अगर प्लास्टिक हमारी मोटी है ना, तो उसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता। तो ये भी आ जाएगा प्लास्टिक। लोहा हो गया, लकड़ी हो गई, इन चीज़ों से प्रकाश थोड़ा भी नहीं गुजर सकता। तो सारी बात आपको हमें आशा है कि समझ में आ गई होगी, तो आप इसको नोट में अपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे, आगे जानेंगे प्रकाश के बारे में। अब समझेंगे प्रकाश की किरण। क्या समझेंगे? प्रकाश की किरण। ठीक है, तो प्रकाश की किरण 3 प्रकार की होती है। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। तो पहले समझ लेते हैं प्रकाश किरण होता क्या है। ठीक है, जब प्रकाश क्या होता है कि अपने पथ पर गमन करता है, यानी अपने किसी रास्ते पे चलता है, तो जो रास्ता होता है, ठीक है, उसी रास्ते को कहते हैं प्रकाश का किरण। ठीक है, तो जानेंगे, मान लीजिए कोई क्या है, ये पॉइंट है, यहाँ से प्रकाश यहाँ चला यहाँ पर। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक रास्ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक रास्ता बन जाएगा। इसी रास्ते को हम कहते हैं प्रकाश किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। ठीक है, अब समझिए प्रकाश किरण होती कितने प्रकार की है। तो प्रकाश किरण 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। चलो, एक होती है अभिसारी। क्या होती है? अभिसारी प्रकाश किरण। दूसरी होती है अपसारी। क्या होती है? अपसारी प्रकाश किरण। और तीसरी होती है समांतर। क्या होती है? समांतर। तो चलो इनको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कभी क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक बिंदु से, है ना, या तो कहीं से चल के एक बिंदु पे जाके इकट्ठा हो जाती है। क्या होती है? कहीं से चल के एक बिंदु पर जाके इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अभिसारी। ठीक है, और एक पॉइंट ये होता है कि किसी बिंदु से इधर उधर मतलब प्रकाश की किरण चली जाती है। ठीक है, जैसे कि आप टार्च 2 प्रकार की देखते होंगे। एक क्या होता है कि एक पॉइंट बनाकर चलती है ना, जैसे किसी पर्दे पे अगर लाइट मारेंगे तो
क्या होती है, बिखरने के बाद, यानी जब लेंस से, मान लीजिए लेंस है हमारा, ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेंगी तो क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो जाएंगी, है ना। तो ऐसी किरण को कहेंगे अभिसारी, यानी जाके इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। और अपसारी का मतलब फैलना होता है, क्या होता है, फैलना होता है। तो क्या होती है, एक चीज ये होती है ऐसा, तो देख लीजिए, जैसा कि मान लीजिए यह आपका क्या है, एक पॉइंट है या टार्च है। तो जैसा आप मारते हैं, मतलब क्या हुआ कि जैसा आप लाइट को चालू करते हैं तो प्रकाश की किरण क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। ऐसी किरणों को क्या कहेंगे, अपसारी। अब फिर तीसरी होती है हमारी समांतर, क्या होती है, तीसरी होती है समांतर, यानी तो सीधी रेखा में चले। कैसी चले, सीधी रेखा में चलते हैं, ठीक है। वैसे किरण को क्या कहते हैं, समांतर किरण, ठीक है। तो चलो इनके डेफिनेशन की बात कर लेते धीरे धीरे से, एक एक करके। तो पहला होता है हमारा अभिसारी। क्या होता है, अभिसारी। जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, क्या हो जाती है, एकत्रित। एकत्रित का मतलब ये होता है इकट्ठा, एकत्रित हो जाती है। ऐसी किरणों को क्या कहेंगे, अभिसारी, ठीक है। जैसा कि देखेंगे, मान लीजिए यहाँ से किरण गई, यहाँ से किरण गई, यहाँ से किरण गई, यहाँ से किरण गई, कहाँ पर, एक किसी पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। ऐसे किरणों को क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण, ठीक है। अब दूसरा समझेंगे अपसारी। क्या समझेंगे, दूसरा अपसारी। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से बाहर की ओर फैल जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या है, कोई बिंदु है या टार्च वगैरह मान सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं घर में जलाते हैं ना, छोटी सी देखो टार्च होती है, क्या होता है, उसका प्रकाश बहुत सारा हर एक जगह फैल जाता है ना, ऐसा करके, ठीक है। ऐसी किरणों को हम क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी। अब तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया समांतर। क्या हो गया, समांतर प्रकाश किरण, ठीक है। तो देखेंगे जब प्रकाश किरण सरल रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे ये सीधा गई, है ना, ऐसी किरणों को क्या कहेंगे, समांतर, ठीक है। तो तीनों बात हमें आशा कि आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम, अब समझेंगे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है। तो देखेंगे जब प्रकाश, मान लीजिए कोई चिकना तल होता है, क्या होता है, कोई चिकना तल होता है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है, सॉरी ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, क्या है, इसका तल क्या है, चिकना हुआ, पूरा क्या है, चिकना है ना। तो देखेंगे मान लीजिए कोई ये यहाँ हमारा बोर्ड है और ये पूरा चिकना है, यानी चमकीला है। अगर यहाँ से हम प्रकाश किरण डालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश किरण डालेंगे तो क्या होगा, ये उसी माध्यम में वापस फिर लौट जाएगी, है ना। तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आप देखते हैं कि मान लीजिए आप धूप में बैठे रहते हैं ना, मान लीजिए कोई यहाँ पर बच्चा बैठा है, ठीक है, धूप में,
ठीक है। और उसके पास क्या होता है, एक दर्पण होता है। क्या होता है, एक दर्पण होता है। अब यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से आता है और दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, फिर वापस लौट जाता है ना। इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का किरण, सॉरी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आगे चलेंगे इसकी परिभाषा में और एक एक चीज़ करके डिस्कशन करेंगे, इसमें कितने कितने पॉइंट हैं, क्या क्या है, मतलब क्या कैसे है इसमें। ठीक है, तो चले पहले समझते हैं इसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा में। तो देखते हैं, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है, चिकने तल पर गिरता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलो ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए कि क्या है, छोटा सा कांच है, सॉरी क्या है, दर्पण है। क्या है, एक छोटा सा हमारे पास दर्पण है जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, M1 या M2। ठीक है, ये अब मान लीजिए इधर क्या हमारा पॉलिश किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, इधर नीचे की तरफ हम इसमें पॉलिश किए हुए हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो आप शीशे से चेहरा देखते हैं रोज सुबह सुबह, है ना। ठीक है, तो एक तरफ क्या होता है, उसका चमकीला तल होता है। क्या होता है, चमकीला तल होता है। मान लीजिए ये क्या है, शीशा है हमारे पास, इधर क्या होता है, पॉलिश लगी होती है। ठीक है, और इधर हमारा क्या होता है, चमकीला तल होता है। क्या होता है, ये पूरा हमारा चमकीला तल होता है। ठीक, तो देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, परावर्तक तल, इसको कहेंगे हम परावर्तक तल। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर गई। ठीक है, तो जब यहाँ से चलेगी तो यहाँ तो टकराएगी, है ना। तो इसी किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और जब यहाँ टकराएगी तो क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि पार इसके पार निकल जाएगी, क्योंकि इसके पार नहीं निकल सकती, वो इसलिए क्योंकि नीचे पॉलिश लगा हुआ है। ठीक है, और जब पॉलिश लगा होता है तो प्रकाश वहाँ से आर पार नहीं हो सकता। हम आपको बता दिए हैं कि पार यानी प्रकाश अपारदर्शी माध्यम को भेद सकता है, अपारदर्शी माध्यम को नहीं भेद सकता है। तो जो इसके नीचे हमारा ये पेंट लगा हुआ है, ठीक है, या पॉलिश लगी हुई है, वो क्या है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाता है। ठीक है, तो जब उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा तो ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस लौट गया। ठीक है, तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। लेकिन
इस पॉइंट को क्या कहेंगे, जहां पर ये प्रकाश टकरा रहा है, टकरा कर वापस जा रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए आपतन बिंदु हो गया, अब यहाँ से कोई हम क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। मान लीजिए कोई क्या खींचते हैं, अभिलंब ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास दो कोण बनेंगे। क्या होगा, आपके पास दो कोण बनेंगे, एक कोण हमारा ये होगा, एक कोण हमारा ये होगा। तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम लिखते किससे, इसको आई से लिखते हैं, इसको स्मॉल r से लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इस ये हमारा क्या है, अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ये आपकी डेफिनेशन रही, ये आपका ग्राफ रहा। ठीक है, तो अब हम अच्छे से और इसको समझ लेते हैं एक बार। जब प्रकाश किसी पालिशदार, ठीक है, यानी किसी पालिशदार या चिकने, ठीक है, जब किसी चिकने तल पर गिरता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में, यानी जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम आपको बता दी हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं, इस तल को परावर्तक तल कहते हैं। जहाँ पर प्रकाश गिरता है और वापस जाता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ पर एक अभिलंब खींचा जाए तो यहाँ पर दो कोण बनेंगे, एक होता है हमारा आपतन कोण और दूसरा होता है परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण को y से लिखते हैं और परावर्तन कोण को r से लिखते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अब हम समझ सकते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन होता कितना प्रकार का है। ठीक है, परावर्तन के प्रकार क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, तो चलिए जान लेते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित। एक होता है अनियमित परिवर्तन, सॉरी अनियमित परावर्तन। ठीक है, अब क्या होता है, जब मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन यानी सीधा सीधा होता है, मान लीजिए कि ऐसा ऐसा, सॉरी मान लीजिए ये कोई कांच है ना, एक किरण यहाँ से गई, ये चली गई, एक किरण यहाँ से गई, ये सॉरी हो क्या रहा है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, परावर्तक तल है, या तो इसको हम कांच मान सकते हैं, शीशा M1 या M2। ठीक है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी, फिर वापस जाएगी, और दूसरी किरण यहाँ से जाएगी, फिर वापस जाएगी, तीसरी किरण यहाँ से जाएगी, फिर वापस जाएगी। यानी क्या हो गया, एक नियमित तरीके से हो गया। कैसा हो गया? नियमित तरीके से। लेकिन अगर दूसरे अनियमित की बात करें, है ना, तो मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण गई, अब यहाँ से इधर चली गई, और दूसरी प्रकाश की किरण गई, इधर चली गई, तीसरी प्रकाश की मतलब किरण गई, इधर चली गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्यों है। जब हमारा तल क्या होता है, बिल्कुल समतल होता है, चिकना होता है, तो हमारा होता है, इससे होता है हमारा नियमित परावर्तन। लेकिन मान लीजिए हमारा ऊपर का परावर्तक तल जो है क्या, थोड़ा खुरदुरा है। क्या है? खुरदुरा है, लेकिन चमकीला है। ठीक है, तो प्रकाश तो परावर्तन होगा, यानी प्रकाश का परावर्तन तो होगा, लेकिन नियमित तरीके से नहीं होगा। कुछ किरणें इधर चली जाएंगी, कुछ किरणें ऊपर चली जाएंगी, कुछ किरणें नीचे चली जाएंगी। ठीक है, हम ऐसे
परावर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित परिवर्तन यानी परावर्तन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन हमारे पास 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं कि परावर्तन के नियम कितने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब देखिए कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, परावर्तक तल है ना। ये आपतित किरण हो गई, आइए परावर्तित किरण हो गई, आइए हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया, है ना। तो तीनों कहाँ पर स्थित है? एक ही तल पे स्थित है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दूसरा नियम आपका देख लेते हैं। चलिए, तो दूसरा नियम आपका ये है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब देखेंगे कैसा होता है। मान लीजिए कि आपका क्या है, ये परावर्तक तल है, ये हमारी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है ना। अब ये हमारा क्या हुआ, विलंब हुआ। तो हम ध्यान से देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम पढ़ चुके हैं परावर्तन यानी परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा हो गया हमारा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये वाला कोण हमारे ये वाले कोण के, यानी जो हमारा आपतन कोण हो गया, अभी परावर्तन कोण हो गया, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब समझेंगे कि आपतित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक तल क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अलग से डिफिनेशन के सारे डिस्कस करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। पहला है आपतित किरण। ये आपतित किरण होती क्या है, मान लीजिए परीक्षा में आ गया, चलो आपतित किरण के बारे में लिखो, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, इसके बारे में देखिए। चलो देखते हैं। वह किरण, चलो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के सहारे इसको समझते चलें। ठीक है, वह किरण जो परावर्तक तल से आकर टकराती है, हम उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये जो किरण होती है हमारी, आकर कहाँ टकराती है, परावर्तक तल से टकराती है, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, और ध्यान से देखिए, इसको हम पॉइंट भी दे सकते हैं, A O B, इसको N भी दे सकते हैं।
आप चाहे तो जो डायग्राम पहले समझा है उसमें आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, M1 तथा M2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब समझेंगे हमारा अभिलंब क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे अभिलंब। चलो समझते हैं। परावर्तक, परावर्तक तल ओ, चलो समझ लेते हैं अभिलंब। मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा अभिलंब हो गया। ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखते हैं। अभिलंब की बात है, परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है। देखो ये हमारा क्या होता है, परावर्तक तल होता है, लेकिन इसके लंबवत है ना, ये क्या होता है, लंबवत जो हम रेखा खींचेंगे उसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब। ठीक है, अब समझेंगे परावर्तित किरण। क्या समझेंगे, परावर्तित किरण। तो चलो समझ लेते हैं परावर्तित किरण क्या होती है। वह किरण जो परावर्तक तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखेंगे ये हमारी आपतित किरण हो गई, लेकिन यहाँ टकराने के बाद क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जो कि ये किरण है। इसी किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, वह किरण जो परावर्तक तल से, है ना, वह किरण जो परावर्तक तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब हम समझेंगे कि आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब समझेंगे आपतन बिंदु। चलिए, अब आपतन बिंदु की बात करेंगे, तो वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरण गिरती है या टकराती है, आपतित किरण टकराती है, आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु।
जैसा कि देखेंगे, ये मान लीजिए क्या हमारा परावर्तक तल है। अब यहाँ से आपतित किरण यहाँ पर टकराई, इस बिंदु को क्या कहेंगे हम? आपतन बिंदु कहेंगे। वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरण टकराती है आपतन बिंदु कहलाता है। आप समझेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, एक एक डिफिनेशन समझते जाएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब समझेंगे आपतन कोण। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपतन कोण क्या होता है। ऐसे हम चित्र में देखेंगे तो चित्र में हमारा ये वाला होता है, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको देखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी आपतित किरण होती है और अभिलंब के बीच जो कोण हमारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब बात करेंगे परावर्तन कोण की। तो देखेंगे, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखें, अभिलंब तथा परावर्तित, ये हमारी क्या होती है? परावर्तित किरण होती है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? हमारा परावर्तन कोण होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम आगे चलेंगे। परावर्तन के प्रकार पढ़ चुके हैं, परावर्तन के नियम भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की उत्कर्णीयता। ये क्या होती है? प्रकाश की उत्कर्णीयता। ठीक है, तो देखेंगे ये पॉइंट क्या होता है हमारा। चलिए आप समझते हैं इसको। जब मान लीजिए क्या होता है कि ये हमारा परावर्तक तल होता है और ये आपतित किरण होती है, ये क्या होती है? परावर्तित किरण होती है। ठीक है, तो आपतित किरण क्या होती है? टकराकर परावर्तित किरण बन जाती है। लेकिन अगर सोचो कि इसको हम उल्टा कर दें, क्या करते हैं? इसको हम उल्टा करते हैं, इसको हम आपतित किरण इधर से प्रकाश डालें, इधर जाएंगे, तो क्या उसी तरह रिएक्ट करेगा कि दूसरी तरह करेगा? इसी चीज़ को हम समझेंगे और इसी से हमारी ये पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, देखें, प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, हमने बताया कि जो परावर्तित किरण है उसको हम यदि आपतित किरण मान लेते हैं तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। ठीक है, प्रकाश के उस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्कर्णीयता, है ना। अर्थात ये हुआ कि हम इस जो हमारी ये आपतित होती है, परावर्तित होती है, यदि हम इस किरण को आपतित मान ले, इसको परावर्तित मान ले, तो क्या वही चीज डिस्कशन होगा, यहीं पर आपतन कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा, सारी चीज वही चीज होगी। नोट, हम चाहे इधर से प्रकाश डालें या इधर से डालें, बात वही हमारी। ठीक है, तो इस पॉइंट को कहते हैं प्रकाश की उत्कर्णीयता। आप इसको लिख लीजिएगा, वीडियो रोक कर आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे
प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। तो पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं। मान लीजिए क्या है, यहाँ पर कोई क्या रखा है? वस्तु रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सामने कोई दर्पण। क्या सामने कोई हमारे पास दर्पण है, शीशा या लेंस है। ठीक है, क्या होता है? लेंस होता है ज़्यादा। देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा क्या रखा हुआ है? लेंस। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, ठीक है, एक मिनट, इसको लेंस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मिस्टेक। ये हमारा क्या हो गया? दर्पण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दर्पण। ठीक है, तो दर्पण को समझेंगे पहले। मान लीजिए यहाँ से कोई किरण जाती है। ठीक है, क्या होती है? यहाँ से किरण कोई जाती है तो टकरा कर क्या होती है? वापस आती है ना, क्योंकि इधर हमने क्या लगा दिया? पॉलिश लगा दी, इधर तो जा नहीं सकती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से टकराने के बाद जब यहाँ पर जाएगी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो यानी हम इसको कह सकते हैं कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे उस बिंदु को क्या कहते हैं? पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलो पहले समझ लेते हैं इसकी डिफिनेशन से। ठीक है, पहले समझेंगे प्रतिबिंब की परिभाषा। किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर किसी प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से फिर एक बात समझ लेते हैं। किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई में प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो क्या होता है? वास्तव में नहीं मिलती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिखे हैं कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, इमेज यानी प्रतिबिंब की परिभाषा। अब हम सुनेंगे प्रतिबिंब होता कितने प्रकार का है। तो देखेंगे प्रतिबिंब हमारे पास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो पहले देखते हैं कौन कौन सा है। एक होता हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो पहले वास्तविक को जान लेते हैं, फिर आभासी को जानेंगे। तो पहले वास्तविक की परिभाषा देखेंगे।
वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, यह हमारा हो गया वास्तविक। वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं आभासी क्या होता है। वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए, दोनों डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी कि वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और आभासी की बात करेंगे, वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं, तो हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, आपके प्रतिबिंब सेक्शन समाप्त हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं दूसरा। ये पहले प्रतिबिंब के प्रकार दोनों। अब समझेंगे दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या होता है। चलिए पहले समझ लें दर्पण क्या होता है। ठीक है, जब हम दर्पण किसी कांच का भाग होता है, किसी कांच का भाग होता है जिसके एक तरफ पालिश या पेंट होता है, पालिश
या पेंट लगा होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल होता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा है, ठीक है, क्या है, कांच है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे एक तरफ पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे, एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो दूसरा क्या होता है, चमकीला हो जाता है, ठीक है। जैसे हम आप आजकल घरों में यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं आईना। आईना को दर्पण भी कहा जाता है और मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। मिरर की स्पेलिंग जान लीजिए, मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, परावर्तक तल होता है, एक तरफ क्या होती है, पॉलिश लगी होती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं दर्पण, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। अब दर्पण देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो डिफिनेशन आप लिख लिए होंगे, मुझे आशा है। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, ठीक है, और एक होता है गोली दर्पण, ठीक है। अब चलिए गोली दर्पण समतल दर्पण की थोड़ा सा बात कर ली जाए। ज़्यादा आपके चैप्टर में है नहीं है, ठीक है, लेकिन हम डिस्कशन कर लेते हैं। समतल दर्पण देखो क्या होता है, जिसका तल बिल्कुल क्या होता है, समतल होता है, ठीक है। अब गोली दर्पण क्या होता है, जिसका तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है या तो दबे हुए तल से होता है। जिससे क्या है, एक ये हो गया हमारा, इसको कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं, अवतल। इसको बोलते हैं अवतल और इसको बोलते हैं समतल, ठीक है। जिसका तल क्या होता है, पूरा सपाट होता है, बिल्कुल चिकना होता है, यानी हम कह सकते हैं बिल्कुल समतल, प्लेन होता है, ठीक है। अभी हमारा ये दूसरा होता है, इसके इधर क्या होता है, पिंड लगा होता है, ये हमारा क्या होता है, परावर्तक तल होता है। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या होते हैं, उत्तल दर्पण। बात समझ में आ रही है। तो हम समझ लें दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसे चाहे तो नोट कर लेते हैं, ठीक है, और आगे हम चलते हैं। चलिए, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, जो कि पूरा चैप्टर हमने आपका रिकवर करवा दिया है। अब नेक्स्ट डे हम चलेंगे दूसरे चैप्टर की ओर, जो कि है गोली दर्पण, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।